नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक ऐसी महान विभूति के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है वीर शिवाजी, जिन्होंने मराठा वंश की स्थापना की और भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य का स्वराज्य, जो हिंदवी स्वराज्य के नाम से भी जाना जाता है, उस वंश के ये क्या रहे साथियों, संस्थापक रहे। उनके अंतर्गत आने वाले सारे पहलुओं को पढ़ेंगे और वीर शिवाजी के जो वंशज हुए हैं उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे या उन वंशजों को पढ़ेंगे सर। तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और किस तरह से ये सिंहासन पर आसीन होते हैं और किस तरह से ये मुगलों से एवं इनके वंशज जो अंग्रेजों तक किस तरह से ये संघर्ष करते हैं साथी। देखिएगा, शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज जब मराठा साम्राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलाते थे, वह सारे बिंदु पढ़ेंगे साथियों। और शिवाजी के कौन उत्तराधिकारी रहे, कौन कौन उत्तराधिकारी बने, उन सभी का अपन अध्ययन करने वाले हैं। उसी के बीच भाई कि मराठा शक्ति का विस्तार और प्रथम 3 जो पेशवा हुए उन सभी को पढ़ेंगे और मराठा प्रमुख शब्दावली को पढ़ेंगे। ओके साथियों, और इसके बाद एक और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे साथियों, प्रीवियस एग्जाम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य की। तो इस वीडियो में मराठा साम्राज्य की जो थ्योरी है वह संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, व्यापक अध्ययन करने वाले हैं। ओके साथियों, तो चलिएगा दोस्तों, देखिएगा, यानी कि मराठा साम्राज्य का इतिहास, उसकी अपन भूमिका को समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, मुगल शासन काल के उत्तरवर्ती दौर में, यानी कि उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्रों में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का क्या हो रहा था साथियों, उदय हो रहा था। उसके इस उत्थान के पीछे तत्कालिक परिस्थितियां और कुछ अन्य कारक भी क्या रहे साथियों, उत्तरदायी रहे। ओके, और तत्कालीन मराठा संतों, कवियों और जन सामान्य हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। विषम भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन की व्यतीत करने से मराठे बचपन से ही बेहद जुझारू, उत्सुक और साहसी एवं युद्ध कौशल कला में पारंगत हो जाते थे साथियों। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण क्या निभाई साथियों, भूमिका निभाई। ओके साथियों, अब ये तो क्या है साथियों, पृष्ठभूमि रही कि भाई मुगल काल के जो उत्तरवर्ती जो शासन काल था उत्तरवर्ती, उससे प्रारंभ कौन सा उदय हो जाता है साथियों, क्षेत्र में एक क्षेत्रीय स्वराज्य स्थापित हो जाता है और वह मराठा किस तरह से भारतीय इतिहास में अपना स्थान रखते हैं। देखिएगा, एक एक बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं साथियों शिवाजी के विषय के बारे में। शिवाजी यानी कि हिंदवी स्वराज्य या मराठा साम्राज्य के संस्थापक, इनके जन्म, मृत्यु और इनके पूरे ऐतिहासिक जीवन का अपन वर्णन करते हैं साथियों। देखिएगा, शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ई में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोंसले, ये शिवाजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के क्या थे साथियों, सरदार। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनको कौन सा जो शासक होता है वो क्या जागीर देता है और कैसे जागीर में ये इसको बना देता है, मैं पढ़ेंगे अपन ये साथियों। माता का नाम जीजाबाई था और संरक्षण थे दादोजी कोंडदेव साथियों, और गुरु रहे आध्यात्मिक गुरु रामदास जी। इनका राज्याभिषेक होता है दोस्तों 1674 में रायगढ़ के किले में। ओके, राजधानी इनकी रायगढ़ रही साथियों, और शिवाजी की जो मृत्यु होती है साथियों वह होती है 1680 में। ओके, इनको भाई उपाधियां मिली, एक छत्रपति की और हैंदव धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और सूर्यवंशी क्षत्रिय के नाम से वीर शिवाजी को साथियों जाना जाता है। ये तो इनका एक संक्षिप्त परिचय है। अब इनके सारे संपूर्ण मूल इतिहास के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
शिवाजी के पिता का नाम मैंने बताया शाहजी भोंसले था। पहले वे अहमदनगर की सेवा में क्या थे, अहमदनगर की सेवा में क्या थे साथियों, संलग्न थे। ओके, किंतु वहां पर आक्रमण कर दिया शाहजहां के द्वारा 1633 में अहमदनगर की विजय के पश्चात वे वहां से कहां पहुंच चुके भाई, बीजापुर की सेवा में चले गए। ओके साथियों, उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर को शिवाजी को सौंप दी साथियों। अहमदनगर में आक्रमण कर दिया था साथियों, किसने, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने आक्रमण किया अहमदनगर पर, तो उनके जो पिताजी हुए साथियों शाहजी भोंसले, वो अहमदनगर से कहां पे चले जाते हैं साथियों, अहमदनगर से कहां चले जाते हैं, बीजापुर चले जाते हैं। और बीजापुर रियासत में इनको एक जागीर दी गई साथियों, जिसका नाम था साथियों पूना जागीर। और पूना जागीर को पूना जागीर जो उनके पिताजी को दी गई थी, वही जागीर किसको दे देते हैं भाई, इनके पिताजी वीर शिवाजी को दे देते हैं साथियों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और उनके संरक्षण जो गुरु थे, ओके, युद्ध कुशल के जिनने नेतृत्व सिखाए, ओके साथियों, वो दादोजी कोंडदेव थे। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे साथियों, वे थे रामदास जी। और उनके विचारों के चलते शिवाजी के व्यक्तित्व एक व्यापक दृष्टिकोण क्या हुआ साथियों, प्राप्त हुआ। अब देखिएगा इनके जो ऐतिहासिक अन्य बिंदु रहे साथियों। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला। किसकी मृत्यु के पश्चात भाई, दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात पूना की जागीर का क्या संभालते हैं साथियों, कार्यभार स्वयं संभाला। और 1664 में शिवाजी ने पूना के पास स्थित तोरण के किले को जीत लिया साथियों। किस किले को जीत लिया भाई, पूना के पास स्थित तोरण के किले को जीत लेते हैं। और 1648 में, कौन सी में भाई, 1648 में पुरंदर के किले को भी क्या कर लेते हैं, वीर शिवाजी जीत लेते हैं साथियों। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा दोस्तों। 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मोर से जावली के किले को जीत लिया। मराठा एक सरदार था साथियों, ओके, चंद्रराव मोर, उससे कौन सा किला जीत लेते हैं साथियों, जावली का किला जीत लेते हैं। ओके, इस समय मुगलों का बीजापुर से क्या चल रहा था साथियों, संघर्ष चल रहा था। अतः शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का भी प्रयास किया था साथियों, किंतु औरंगजेब ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। और बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने का भी क्या दी भाई, सलाह दी। ओके, आगे देखिएगा। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल सेनापति कौन से खां को भाई, अफजल खां को शिवाजी को क्या कैद करने के लिए भेजा भाई, शिवाजी को क्या करके लाओ भाई, कैद करके लाओ, अफजल खां ने भेजा। ओके, या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। और बीजापुर के कई अन्य क्षेत्रों को भी कर लिया साथियों, जीत लिया शिवाजी ने। जैसे भाई पनहला का किला जीता, कोल्हापुर का किला जीता और उत्तरी कोंकण जीत लिया। ये क्षेत्र जीता था। आपको पता होगा कि अफजल खां जो जाता है साथियों, वो पीछे छुरा घोंपता है शिवाजी की पीठ में पीछे से, लेकिन शिवाजी गले लगते हैं पीछे। शिवाजी ने एक ऐसा यंत्र लगाया हुआ था कि जो पीठ में क्या छुरा घोंप ना पाए साथियों, और वो स्वयं एक ऐसा अस्त्र निकालते हैं कि उनको ही क्या कर देते हैं, राधे राधे कर देते हैं शिवाजी अफजल खां की। ओके साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। अच्छा, इस घटना के पश्चात इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस करने का क्या किया साथियों, निश्चय किया, जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दे दिए गए थे साथियों। ओके, इसलिए मुगल गवर्नर आइस्ता खां को भेजा गया और प्रारंभिक रूप से आइस्ता खां ने पूना, कल्हाण, चाकन इत्यादि के किले पर क्या कर लिया साथियों, अधिकार कर लिया, तथा शिवाजी को वहां से हटने के लिए क्या कर दिया साथियों, विवश कर दिया। शिवाजी के ये जीवन के प्रारंभिक क्या थे साथियों, संघर्ष थे। ओके, शिवाजी को पीछे हटने के लिए क्या कर दिया साथियों, विवश कर दिया। शिवाजी ने आइस्ता खां के शिविर पर छापामार हमला कर दिया। एक युद्ध नीति चलती है साथियों, छापामार हमला, तो छापामार हमला कर दिया और आइस्ता खां को घायल कर दिया साथी। ओके, इसके पश्चात औरंगजेब ने आइस्ता खां को वापस बुला लिया और आमेर के जयसिंह को शिवाजी से निपटने का क्या सौंपा साथियों, दायित्व सौंपा।
दायित्व सौंपा। आइस्ता खां को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। और जय सिंह ने शिवाजी से निपटने के लिए एक नई नीति क्या की साथियों, तैयार की। ओके, इसके तहत शिवाजी को चारों तरफ से घेरा जाना था। इसके लिए जय सिंह ने बीजापुर के साथ समझौता करने का क्या किया साथियों, प्रयास किया। ओके, तथा बीजापुर ने अपनी सेना को एक टुकड़ी में जय सिंह की तरफ से क्या करा साथियों, भेजा। ओके, अभी ये कहां पर है साथियों, पूना रियासत के क्या है, सरदार है, उच्च कोटि के। ओके, दादोजी कोंडदेव के बाद ये सारा उनका संघर्ष चल रहा है। इसी तरह से अहमदनगर हुआ, चाहे आपका भाई बीजापुर हुआ, और दिल्ली में जो बादशाह बेटा हुआ है, जो मुगल बादशाह बेटा है औरंगजेब साथियों, उससे क्या चल रहा है, लगातार इनका संघर्ष चल रहा है साथियों। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट 1665 में शिवाजी को पुरंदर में घेर लिया जाता है। यानी कि 1665 में पुरंदर में किसको घेर लिया जाता है साथियों, शिवाजी को घेर लिया गया। ओके, विवश होकर शिवाजी को 1665 में कौन सी संधि करनी पड़ी साथियों, पुरंदर की संधि करनी पड़ी। आप देख सकते हो, पुरंदर की संधि करनी पड़ी। अच्छा, पुरंदर की संधि किन दो राजाओं के बीच में हुई या किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई, ये क्वेश्चन बनता है। पुरंदर की संधि हुई थी साथियों 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच। राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच क्या होती है साथियों, ये संधि होती है। ओके, देखिएगा दोस्तों, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब भाई संधि के प्रस्ताव क्या थे, जब पुरंदर की संधि हो जाती है साथियों, तो उसके क्या प्रस्ताव थे, क्या शर्तें थी, उन बिंदुओं को मैं आपको बताता हूं। देखिएगा साथियों, 1600 आप इधर देखिएगा, शिवाजी को अपने 23 किले और जिनकी 4 लाख हुण प्रतिवर्ष थी, और मुगलों को सौंपने को थे भाई। ओके, मुगलों को सौंपने दी भाई। इसके अतिरिक्त 12 किले जिसकी वार्षिक आय आमदनी 1 लाख हुण थी साथियों, और शिवाजी को अपने पास रखने थे। यानी कि केवल 12 किले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख थी, और बाकी 23 किले किनको देना थी भाई, मुगलों को देना थी। ये संधि का क्या था, प्रस्ताव। दूसरा बिंदु देखें, औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। ओके, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के पुत्र जो थे संभाजी, उसको मुगल दरबार में भेजा जाना था, और उसे 5000 का क्या देना था साथियों, मनसब देना था। मैं बताऊंगा कि मनसब क्या होता है आगे चल के आपको। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ, किंतु औरंगजेब का सही समर्थन ना मिल पाने की वजह से इस अभियान में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके पश्चात क्या हुआ, जयसिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए क्या कहां भेजा साथियों, आगरा भेजा। अब मैं बताऊंगा किस तरह से आगरा में ही इनको क्या कर लिया जाएगा साथियों, कैद कर लिया जाएगा। किंतु वहां औरंगजेब ने विवाद हो गया और शिवाजी को क्या कर लिया जाता है साथियों, कैद कर लिया जाता है। ओके, 1666 में वे औरंगजेब की कैद से क्या हो जाते हैं साथियों, फरार हो जाते हैं। ओके, 1666 में औरंगजेब की कैद से क्या हो जाते हैं, महाराजा वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी क्या हो जाते हैं साथियों, फरार हो जाते हैं। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। इसके बाद शिवाजी ने पुनः किसको किन के किलों को या किन पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया भाई, पुनः मुगलों के लिए किले जीतने का फैसला लिया कि भाई अब शिवाजी किले किसके भाई, डायरेक्ट मुगलों ने जहां पे शासन कर रखा है, या जो क्षेत्रीय जो उनके जहां पे पूना रियासत के आसपास के जो क्षेत्र हैं जो जीत रखे हैं, उनको जीतना क्या कर दिया साथियों, प्रारंभ कर दिया। 1670 में उन्होंने पुनः किसको जीत लिया साथियों, सूरत को जीता, और वहां की धन संपदा को क्या कर लेते हैं, शिवाजी लूट लेते हैं साथियों। ओके, शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। ये क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है साथियों, पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ई में हुआ रायगढ़ के किले में साथियों। ओके, राज्याभिषेक की प्रक्रिया के लिए काशी के प्रसिद्ध पंडित थे साथियों, गंगा भट्ट। ये उनके द्वारा, काशी के प्रसिद्ध पंडित थे काशी भट्ट, उनके द्वारा क्या हुआ था भाई, राज्याभिषेक संपन्न हुआ था दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि क्या की साथियों, धारण की। यानी कि ये उपाधि धारण करके के छत्रपति, हैंदव धर्मोद्धारक या गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण करके ये पूना के क्या बन जाते हैं साथियों, क्या बन जाते हैं, संस्थापक बन जाते हैं। और
कौन से वंश की स्थापना कर देते हैं? मराठा वंश की क्या कर देते हैं साथियों? स्थापना कर देते हैं। आगे देखिएगा, और यही कौन सा वंश कहलाया? सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश कहलाया। यही सूर्यवंशी क्षत्रिय की उपाधि किनको है? वीर शिवाजी को है साथियों। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब राज्याभिषेक का महत्व होता क्या है साथियों? देखिएगा, राज्याभिषेक का महत्व क्या होता है देखिएगा। शिवाजी के सामाजिक स्तर में क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई। ओके, इसके अधीनस्थ जो जागीरदार की हैसियत से एक स्वतंत्र संप्रभु शासक की हैसियत में आ गए साथियों। ओके, एक जागीरदार की हैसियत थी, पूना जब जागीर के वो जागीरदार थे, लेकिन अब जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो किसके रूप में आ गए साथियों? अब उनका संप्रभु एकदम स्वतंत्र शासक की श्रेणी में आ जाते हैं साथियों राज्याभिषेक के बाद। 1677 में गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान प्रांत यानी कि कर्नाटक में किया। अंतिम अभियान कहां पर किया साथियों? कर्नाटक में किया, तथा जिज्जी और बेलोर इत्यादि क्षेत्रों को क्या कर लेते हैं साथियों? शिवाजी जीत लेते हैं। बाद में आगे आने वाले समय में राजा राम को मुगलों से बचाव करने के लिए जिज्जी ने एक आश्रय स्थल के रूप में भी काफी क्या की थी साथियों? सहायता की थी। जो इनके वंशज आएंगे राजा राम, ठीक है, महाराज राजा राम, उनके बारे में मैं बताऊंगा साथियों, एक जिज्जी। ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, शिवाजी ने गोलकुंडा के सुल्तान से विजित किए जाने वाले जितने भी वाले प्रदेशों में हिस्सेदारी का क्या दिया साथियों? वचन दिया था, किंतु जीतने के पश्चात उनके मामले में और क्या कर दिया साथियों? मना कर दिया। ओके, 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष बाद भाई? 1680 में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, अब जो हिंदवी स्वराज्य की एक ऐसे बच्चे ने, एक ऐसे व्यक्ति ने जो हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा, अब उनके आने वाले जो वंशज रहेंगे वह भारत में क्या करेंगे साथियों? निरंतर मुगलों के साथ संघर्ष करेंगे और फतेह कर देंगे। एक ऐसा मराठा होगा जिसने दिल्ली के जो बादशाह है उनको क्या कर दिया था साथियों? परास्त कर दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के बिंदुओं की ओर। देखिएगा इनके उत्तराधिकारियों के विषय में। अब भाई अपन अगर शिवाजी कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं तो शिवाजी ने जब सैन्य यानी कि एक जागीरदार से और कहाँ तक एक शासक बन जाते हैं तो उनके लिए किस प्रकार की सेनाएं तैयार की, सेनाओं में किस प्रकार के पद तैयार किए और किस प्रकार से एक मुगल शासक के प्रति और अपना जो शासन चलाए भाई उसके प्रति किस प्रकार के उन्होंने यानी कि शासन व्यवस्था चलाई, उनके पहलुओं को समझिएगा दोस्तों। देखिएगा, यानी कि शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप देखने को मिलता है। अष्टप्रधान का अर्थ होता है 8 मंत्रियों का समूह होता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी? अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी साथियों? शिवाजी ने की थी। ओके, आप देख सकते हो कि एक आमत्य होता है, सचिव होता है, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश और क्या होता है साथियों? पंत प्रधान होता है। ये अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी साथियों? शिवाजी ने की थी। ओके, आगे देखिएगा। अच्छा, पेशवा कौन कहलाता है साथियों? पेशवा प्रशासनिक शब्द इनके जो मराठा साम्राज्य में प्रशासन जो चलता था, शासन जिस तरह से चलता था उसमें पेशवा का पद क्या कार्य करता था? पेशवा का पद अर्थ होता है साथियों प्रधानमंत्री। ओके, सैनिक और असैनिक का कार्य प्रमुख होता है। यानी कि जो सैनिक संबंधी जो कार्य होते हैं उनका क्या होता है साथियों? पेशवा क्या होता था? प्रमुख होता था। सर ए सैन्य विभाग का प्रमुख, सर ए सैन्य विभाग का प्रमुख कौन कहलाता साथियों? यह सैनिकों की भर्ती, उन्हें वेतन, जागीरों का इंतजाम आदि क्या कहलाता था? सर ए सैन्य। ओके, आगे देखिएगा। अमात्य, अमात्य या इसी को क्या कहते हैं? मजूमदार। तो ये क्या होते थे साथियों? अमात्य या मजूमदार का कार्य क्या होता था? ये राज्य की जो आय व्यय का क्या करते थे साथियों? लेखा जोखा रखते थे। ओके, आगे का देखिएगा। सचिव, सचिव या सुरूनवीश कहते हैं जिसे, सुरूनवीश। ओके, जिसे अपन क्या कहते हैं? सचिव या सुरूनवीश, ये पद उस समय पे चलता था। ये राजकीय कहते हैं साथियों पत्राचार थे। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा। पद होता था सुमंत, जिसे दबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबीर। ओके, विदेशी मामलों की देखरेख करता था दबीर। ओके, मराठी शब्द है, आप समझिएगा दबीर। ओके, विदेशी मामलों की क्या करते थे? दबीर साथियों देखरेख करते थे। आगे देखिएगा। बाकिया, जिसे नबीस मंत्री, नबीस या मंत्री के नाम से जानते हैं। बाकिया, नबीस या मंत्री के नाम से। ये राजा का जो दैनिक कार्य होता था ना, दैनिक प्रोटोकॉल के भाई आज यहाँ पे जाना है, आप वहां पे जाना है, उसका क्या ये लेखबद्ध करते थे। ओके, ये सारा उनके पास रूटीन होता था। ओके, पंडित या जिसे कहते हैं राव,
ओके, पंडित राव, इसका धार्मिक मामलों के क्या हुआ करते थे साथियों, ये प्रमुख हुआ करते थे। आगे देखिएगा न्यायाधीश, अष्टप्रधान में आखिरी न्यायाधीश को समझते हैं, ये न्याय से संबंधित पद था साथियों। ओके, तो अष्टप्रधान की करने वाले कौन मराठा शासक हुए साथियों, शिवाजी। कौन हुए दोस्तों, शिवाजी। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट अगली व्यवस्था के बारे में समझते हैं कि छत्रपति महाराज ने सेना में क्या थे भाई साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या थी साथियों, विभक्ति। यानी कि जो सेना थी वो कितने भागों में विभक्ति साथियों, 3 भागों में विभक्ति। ओके, वर्तमान में भी 3, भारतीय अगर सेना की बात करें वर्तमान में तो 3, स्थल, जल और वायु। ओके साथियों, देखिएगा इधर, तो इनकी एक सेना का नाम था पागा सेना, जो भाई पागा सेना के अंतर्गत आते थे नियमित घुड़सवार सैनिक। पागा सेना के अंतर्गत कौन आते थे, जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे वो पागा सेना कहलाती थी। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, सिलहदार। कौन भाई, सिलहदार। सिलहदार होते थे अस्थायी घुड़सवार सैनिक। अस्थायी घुड़सवार सैनिक मान के चलो आक्रमण करना है किसी किले पर, तो अगर घोड़ा अधिक है और सैनिक क्या है, घोड़े पर चलने वाले कम हैं, तो अस्थायी यानी कि कभी कभी युद्ध कुशल के लिए ही उनमें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था और उनको एकदम वो किस श्रेणी में आते थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। ओके, दूसरा देखिएगा पैदल सेना। ओके, यानी कि हमेशा ये इस प्रकार की सेना का नेतृत्व भी होता था कि पैदल चल रहा है। ओके, 3 प्रकार की सेनाएं से नेतृत्व करते थे। छत्रपति शिवाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का भी क्या किया था साथियों, गठन। शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसेना का बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया गया था। अच्छा, इनको भाई भारतीय नौसेना का क्या कहा जाता है साथियों, जनक। ओके, भारतीय नौसेना का जनक किन्हें कहा जाता है भाई, वीर शिवाजी को कहा जाता है। ओके, इन्होंने पहली बार नावों के माध्यम से यानी कि शत्रु दल पर क्या करना प्रारंभ कर दिया था, क्या करना, आक्रमण करना या युद्ध लड़ना क्या कर दिया था साथियों, प्रारंभ। भारतीय ओके नौसेना यानी कि जल सेना। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, अब भाई प्रशासनीय व्यवस्था में अपन समझते हैं किस प्रकार की कर वगैरह की व्यवस्था होती थी। भू राजस्व व्यवस्था समझते हैं। ओके, यानी कि मापन की इकाई थी भाई 20 काठी 20 काठी बराबर होता है 1 बीघा और 120 बीघा बराबर होता है 1 चावर। ओके, मापन की इकाई 2 उसमें चलती थी काठी में, कि 20 काठी किसी के पास है तो वर्तमान अगर समझते हैं कि बीघा तो 1 बीघा और 120 बीघा मतलब 1 चावर। ओके साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अच्छा, चौथ क्या होती है, इनके शब्द आता है एक चौथ, ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था, यानी कि किसी की राज्य को जीत लिया साथियों, उस पड़ोसी राज्य से लूटी गई जो आय होती थी उससे चौथ से संबंधित है। यह उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था साथियों। ओके, उसको क्या कहा जाता साथियों, चौथ कहा जाता था। ओके, आगे देखिएगा सरदेशमुखी, ये भी परीक्षा में आता है साथियों। सरदेशमुखी यानी कि शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुखों का या उस देश क्षेत्रों के प्रमुख मानते थे तथा इस रूप में इनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये बदले वसूला जाता था। ओके, उनके हितों की रक्षा के लिए वसूला जाता था। 2 प्रकार के कर थे, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी साथियों। ओके, आगे का बिंदु देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। अब बात करते हैं भाई इनके उत्तराधिकारियों की। ओके, मैंने बताया इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शासन व्यवस्था को समझ लिया, अब इनके जो वंशज होंगे, जो उत्तराधिकारी हैं, उनके बिंदुओं के विषय में समझते हैं साथियों। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। तो पहला जो उत्तराधिकारी है भाई संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जो शासनकाल रहेगा 1680 से लेकर 1689 तक। ओके, दूसरे जो शासन उत्तराधिकारी रहेंगे राजा राम, 1680 से लेकर 1700 ई तक इनका क्या रहेगा साथियों, शासनकाल रहेगा। और तीसरे जो आएंगे भाई शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और ताराबाई शासक करेगी भी, ताराबाई। ओके, 1700 से 1707 मैं बताऊंगा किस प्रकार से ताराबाई शासक करती है, कौन होती है, किसकी पत्नी होती है, ये सारे बिंदु में बताऊंगा। फिर चौथे नंबर पर छत्रपति साहूजी महाराज 1707 से लेकर 1749 तक साथियों। ओके, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है तब छत्रपति
साहू जी या ताराबाई, कौन शासक होता है, ये भी अपन बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों। और फिर भाई इसी में एक जो मराठा पेशवा कैसे बनते हैं या किस प्रकार से ये पद इतना प्रचलित हो जाता है कि वही सर्वोच्च शक्ति के क्या बन जाते हैं, आसीन हो जाते हैं। देखिएगा अपन इस पर भी बात करेंगे। प्रथम पेशवा बाजीराव विश्वनाथ थे, इनका शासनकाल 1713 से 1720 तक रहेगा साथियों। और बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहेगा इनका शासनकाल। और बालाजी बाजीराव का शासन साथियों 1740 से 1761 रहेगा। इन सभी वंशजों को क्रमशः हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, तो पहले उत्तराधिकारी देख सकते हो आप भाई, संभाजी भोंसले। ओके, संभाजी भोंसले का शासनकाल 1680 से 1689 तक रहेगा। देखिएगा संभाजी शिवाजी के विरुद्ध उस समय विद्रोह, अच्छा इनके शिवाजी के विरुद्ध भी इन्होंने क्या कर दिया था साथियों, विद्रोह कर दिया था। संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध उस समय विद्रोह कर दिया था जब शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को कौन सा क्षेत्र दिया था साथियों, कोंकण का क्षेत्र प्रदान किया था। ओके, आगे देखिएगा, शिवाजी की मृत्यु के बाद किसी आधिकारिक उत्तराधिकारी की क्या नहीं हुई थी साथियों, घोषणा नहीं की गई थी। किंतु उनकी पत्नी सोहराबाई, कौन सी बाई भाई, सोहराबाई ने सोहराबाई ने राजा राम का ही क्या कर दिया था साथियों, राज्याभिषेक करा दिया था। ओके, आगे देखिएगा, किंतु मराठा सेनापति हमीर मोहिते, ये नाम याद कर लेना, मराठा सेनापति था, नाम था भाई हमीर मोहिते। हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी भोंसले क्या बन गए साथियों, क्या बन गए साथियों, शासक बन जाते हैं। अब आप दो पहलू समझिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता है, बनाया जाता है साथियों। ओके, अब देखिएगा इसमें उनकी जो पत्नी थी साथियों सोयरा देवी, वो राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया था उन्होंने, लेकिन मराठा सेनापति हमीर मोहिते हुए, उनने किसको बना दिया भाई, संभाजी भोंसले को। ये प्रारंभिक ही परिवार में क्या चलने लगा साथियों, विवाद हो गया। ओके, अब संभाजी भोंसले आप समझ सकते हो कि कोंकण का राज्य देने पर छोटे पुत्र राजा राम से ही क्या करने लगे भाई, घृणा। अब किस तरह से ये आगे की कहानी में ये प्रारंभिक पड़ाव पार करना है, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, आगे देखिएगा। संभाजी ने मुगल सूबेदार दिलेर खां से क्या कर लिया साथियों, समझौता, जिसके बाद संभाजी ने 7000 का मनसब देना क्या किया साथियों, निश्चित हुए। ओके भाई, कि संभाजी ने नीलोपंत को अपना क्या बनाया साथियों, पेशवा। पेशवा मैंने बताया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ओके, पेशवा बनाया। और उज्जैन और कन्नौज के कबी का नाम क्या है, कबी कलश को मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। और उसकी निर्भरता कबी कलश पर क्या चली गई साथियों, बढ़ती गई। जैसे ही संभाजी क्या संभालते हैं, शासक का पद संभालते हैं। ओके, तो संभाजी किसको भाई अपना पेशवा बना देते हैं, नीलोपंत को अपना पेशवा बना देते हैं। और कन्नौज उज्जैन के कबी कलश को, यानी कि कन्नौज ये इनका जन्म वहां पे हुआ था, उनकी जन्मभूमि वहां थी और इन्होंने अपना कर्मभूमि वहां पे निभाया, इसलिए कबी कलश ने मुख्य सलाहकार बना देते हैं साथी। ओके, और उनकी आगे की निर्भरता कबी कलश पर क्या बढ़ती चली जाती है। आगे देखिएगा, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर, क्या नाम था साथियों, मोहम्मद अकबर। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को दुर्गादास राठौर ने जब संभाजी के पास भेजा तो मराठों द्वारा उसका, यानी कि किसका भाई, मोहम्मद अकबर के सहयोग से मुगलों से संघर्ष का कारण और क्या हो गया साथियों, बन गया। ओके, आगे का बिंदु मैं बताऊंगा किस प्रकार से कि भाई औरंगजेब का जो पुत्र होता है मोहम्मद अकबर, वो किस तरह से इनमें और संघर्ष बढ़ जाता है। देखिएगा दोस्तों आगे। अब क्या होता है साथियों, 1669 में, कौन सी सन में साथियों, 1669 नहीं साथियों, 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ कबी कलश की निर्मम क्या कर दी साथियों, हत्या कर देते हैं 1689 में। 80 में शिवाजी की मृत्यु हुई साथियों, और 1689 में संभाजी की क्या हो जाती है साथियों, हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में। ओके, संभाजी की पत्नी के क्या नाम था साथियों, येसुबाई ने विरोध जारी रखा। जो संभाजी की पत्नी थी साथियों, उसने भी क्या रखा साथियों, येसुबाई ने विरोध जारी रखा मुगलों के साथ, किंतु शीघ्र ही अपने पुत्र साहू के साथ क्या कर ली जाती है साथियों, गिरफ्तार कर ली जाती है।
ओके, आगे का बिंदु देखिएगा, संभाजी ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था। शिवाजी ने अष्टप्रधान यानी कि 8 प्रकार का जो शासन व्यवस्था था उसको क्या कर दिया था साथियों, नष्ट कर दिया था। ओके, उसी के समय मराठे युद्ध में कभी भी स्त्रियों का साथ ले जाने लगे, यानी कि संभाजी के समय ही मराठा वंश के मराठे थे वो स्त्रियों को भी कहां पे ले जाने लगे साथियों, युद्ध भूमि में ले जाने लगे। आगे के बिंदु देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। अब भाई उत्तराधिकारी कौन बन जाता है दोस्तों, राजा राम। कौन बन जाता है साथियों, राजा राम। ओके, इनका शासन रहेगा 1689 से 1700 तक। राजा राम ने मुगलों से क्या रखा साथियों, विद्रोह जारी रखा। उसने एक नए पद यानी कि प्रतिनिधि का भी क्या किया, गठन किया। पहला प्रतिनिधि प्रहलाद निराज जी को बनाया, एक पद बनाया जिसका नाम था प्रतिनिधि, और पहला जो प्रतिनिधि बना वो कौन बना, प्रहलाद निराजी। और राजा राम के पास प्रहलाद निराजी व रामचंद्र पंत जैसे राजनीतिज्ञ थे, और संताजी घोड़पड़े और धन्नाजी जादव जैसे कहते साथियों सेनापति थे। और मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम इधर उधर क्या करते रहते साथियों, भागता रहा, इसलिए उसने कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। ओके, और इन्हें मतलब ना बैठने वाला शासक भी कहा जाता है। ओके, आगे का बिंदु देखिएगा, उसने 8 वर्ष तक जिज्जी यानी कि अर्काट नामक किला है, यानी जिज्जी अर्काट नामक किले में क्या ली साथियों, शरण ले रखी थी। और राजा राम ने सरंजाब, क्या नाम साथियों, सरंजाब प्रथा को पुनः क्या कर दिया साथियों, शुरू कर दिया। ओके, राजा राम के पलायन का क्रम इस तरह से था कि प्रारंभ से भाई पूना से कहाँ चले गए, प्रतापगढ़, प्रताप से पनहाला, पनहाला से जिज्जी, और जिज्जी से कहाँ पे साथियों, सतारा। ओके, ये उनके पलायन का, यहाँ से वहां, क्योंकि मुगल बार बार क्या कर रहे थे साथियों, आक्रमण कर रहे थे। ओके, आगे को बिंदु देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। अब भाई क्या होता है, राजा राम की जो पत्नी, इनकी क्या हो जाए, राजा राम की पत्नी क्या बन जाएगी भाई, अब शासन संभालेगी। किस प्रकार देखिएगा दोस्तों, शिवाजी द्वितीय तथा नाम आएगा ताराबाई, इन्होंने शासन किया 1700 से 1707 तक साथियों। देखिएगा, राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षणा बन के मुगलों के साथ क्या रखा साथियों, विद्रोह जारी रखा, ये आप देख सकते हो। ओके, नाम क्या साथियों, ताराबाई। आगे देखिएगा, मराठों ने पनहाला, सिंहगढ़ आदि किलों को पुनः क्या कर लिया साथियों, कब्जा कर लिया। और सूरत व भड़ोच में भी क्या की साथियों, लूटपाट की, और वहां पर भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव क्या हुआ साथियों, बढ़ता गया। ओके, और 1700 से 1707 का दौर मराठा स्वतंत्र संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मराठा स्वतंत्र संग्राम या मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से कौन के समय को जाना जाता है, जब ताराबाई शासक बनती है, यानी कि उनका पुत्र जो होता है उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है, वही शासन काल यानी कि 1700 से 1707 का दौर मराठा स्वतंत्र संघर्ष के नाम से जाना जाता है साथी। ओके, ये बात आपको याद रहनी चाहिए भाई कि मराठाओं ने लगातार संघर्ष किया है मुगलों के साथ में। किसके साथ में साथियों, मुगलों के साथ में। ओके, ये हिंदवी स्वराज की क्या ले चुके थे साथियों, प्रण ले लिया था इन्होंने। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। खफी कहां जैसे इतिहासकार ने भी ताराबाई की अत्यधिक क्या की है साथियों, प्रशंसा की है। आगे देखिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, कितने सन में भाई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल और मराठा संबंधों में किसका प्रारंभ हुआ साथियों, नए अध्याय का क्या होता है साथियों, प्रारंभ होता है। 1707 में कौन से बादशाह की मृत्यु हो जाती है साथियों, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भाई कौन रहेगी, ताराबाई, और ताराबाई यानी कि उसका जो पुत्र रहेगा उसमें किस प्रकार के नए अध्याय मराठा और मुगलों में प्रारंभ होंगे, उन अध्यायों को अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। ओके, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। फिर साथियों छत्रपति साहूजी बनते हैं शासक 1707 से लेकर 1749 तक, लगभग 40 वर्ष तक इनका वो रहेगा। देखिएगा किस प्रकार से साहूजी मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री ने पाले थे भाई, जीनत उल निसा ने पाला था। कौन भाई, यानी कि कारावास में बंद थे, इनको बंदी बना लिया गया था, मैंने बताया था बंदी बना लिया गया था। साहूजी ने मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री, जिसका नाम क्या था साथियों, जिसका नाम था
जीनत उल निसा। क्या नाम था साथियों? जीनत उल निसा ने इनको पाला था। मराठों की परिवर्तित राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाने के लिए मुगलों ने शाहू को क्या कर लिया साथियों? शाहू को अपनी कैद से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और अब शाहू और ताराबाई में उत्तराधिकारी के लिए क्या हो गया साथियों? संघर्ष हुआ कि ताराबाई शासक बने या कौन शासक बने भाई? शाहू शासक बने। तो अब देखिएगा कहां पे ताराबाई किस अपने क्षेत्र में राज करेगी और शाहू कहां की राजगद्दी पर राज करेंगे। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, शाहू को राजकुमार आजम खां ने रिहा किया था। ओके, आजम शाह ने रिहा किया था, जिसे अगले मुगल शासक बहादुर शाह ने स्वीकृति दी। ओके, उत्तराधिकारी के संघर्ष में पहले ही ताराबाई का पलड़ा क्या था साथियों? भारी था, किंतु बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम का व्यक्ति भाई? बालाजी विश्वनाथ के जुड़ने से स्थिति क्या हो गई साथियों? बदल गई। ओके, बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी चतराव से धन्नाजी जादव, कौन से जादव भाई? धन्नाजी जादव को अपनी ओर मिला लिया। ओके, ये व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली सेनापति होगा। धन्नाजी जादव को अपनी ओर क्या कर लेता साथियों? मिला लेता है। और 1707 में ही खेड़ के युद्ध में ताराबाई को शाहू से पराजित होना पड़ा। युद्ध होता है मराठा और मराठाओं में, कौन सा? 1707 में। ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये युद्ध खेड़ के युद्ध नाम से जाना जाता है। ताराबाई और शाहू के मध्य होता है और विवश होकर ताराबाई कहां को ओर चली जाती है भाई? पनाहाला की ओर चली गई। ओके, अब वह कोल्हापुर में ताराबाई और उसके पुत्र प्रबुद्ध स्थापित हुआ और सतारा में शाहू ने अपना क्या कराया साथियों? राज्याभिषेक करवाया। आपको पता होना चाहिए कि भाई वीर शिवाजी का जो राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? रायगढ़ के किले में। या बताओ कहां पे हुआ था? रायगढ़ इन्होंने राजधानी रखी थी। ओके साथियों, अब देखिएगा अगला बिंदु, और इनका शाहू जी का राज्याभिषेक कहां पे होता है साथियों? सतारा में होता है। अगला बिंदु देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। अब भाई किस तरह पेशवाओं यानी कि शाहू जी और जो ताराबाई, इसमें संघर्ष के बाद जो शाहू जी कहां के? सतारा के कौन बन जाते हैं भाई? कौन बन जाते हैं साथियों? उसकी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद पेशवाओं का कैसे उदय होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे वो अब कैसे भाई मुख्य सर्वोच्च शक्ति बन जाती है। देखिएगा दोस्तों, पहले जो पेशवा मराठा शक्ति का विस्तार और प्रथम 3 पेशवा। देखिएगा, पहला पेशवा साथियों पेशवा बाजीराव विश्वनाथ। मैंने बताया पेशवा किस शब्द के लिए जाना जाता है? प्रधानमंत्री पद, यानी कि मुख्य सेना के सारे संरक्षण का कार्य कौन देखता था साथियों? पेशवा देखते थे। अब वो ही सर्वोच्च, यानी कि ये जो शासक रहेंगे वो नाम मात्र के रह जाएंगे और ये ही प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाएगा। ओके, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, 1713 से 1720 तक के बालाजी 1696 में पूना के सभासद थे। ओके, बाद में सर सूबेदार बन गए, ये मुख्य सेना के सर्वोच्च बन जाते हैं। उस समय वहां औरंगजेब क्या हुआ था साथियों? एकदम संघर्ष चल रहा था, डटा हुआ था और बालाजी ने उसे सरहद आपूर्ति में सहायता की और इसलिए औरंगजेब ने उस समय पर कार्रवाई नहीं की साथियों। इसके साथ में ओके, शाहू जी को गद्दी दिलाने के बाद शाहू जी सतारा से और ताराबाई कोल्हापुर से क्या करने लगे साथियों? शासन कर रही थी। ओके, शाहू जी कहां से कर रहे थे? सतारा से, और ताराबाई कहां से? कोल्हापुर से। ओके, शाहू जी ने एक नए पद, मैंने बताया सेना करते, यानी कि सेना की सेना को संगठित करने वाला क्या कहलाता है? सेना करते का सृजन किया, ये पद बनाया शाहू जी ने। और बालाजी को उस पद का बालाजी को वो क्या कर दिया? पद भाई सौंप दिया। ओके, अब शाहू जी का शासनकाल जो रहेगा उसमें पेशवाओं का कैसे उदय हुआ वो बिंदुओं को देखिएगा। मुगल शासक फर्रुखियार, कौन भाई? मुगल शासक फर्रुखशियार के तख्ता पलट में बालाजी ने सैयद बंधुओं का साथ दिया था। मुगल शासक होता है फर्रुखशियार और उसका तख्ता पलटा था भाई। उस साजिश के पीछे किसका हाथ था साथियों? बालाजी ने क्या दिया था? सैयद, वो मुगलों से संघर्ष चल रहा था, सैयद बंधुओं का क्या देते हैं साथियों? ये साथ देते हैं। ओके, जिसके तहत संधि हुई साथियों, और इस संधि में जो प्रावधान थे वो निम्न थे कि शाहू जी को संभाजी का स्वराज्य सौंप दिया जाएगा। शाहू जी को जितना भी शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य या एक छोटी सी जागीर से इतने बड़े मराठा साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया था,
वो क्षेत्र किसको दे दिया जाएगा भाई? साहू जी को दे दिया जाएगा। इसमें ये हुआ भाई। और मराठों द्वारा जीते गए प्रदेशों को साहू जी को दिया जाएगा। ओके भाई। दक्कन के क्षेत्रों को मराठाओं की चौथ और स्वदेशमुखी अधिकार होगा, यानी कि यहाँ पर 1/4 और 1/10 क्या लेंगे भाई? कर ले सकते हैं। ओके, जिसके बदले 15,000 मराठी घुड़सवार मुगलों की सेना में क्या होंगे साथियों? सेवा में रहेंगे। ओके, आगे देखिएगा। कोल्हापुर में शंभूजी द्वितीय यानी कि साहू जी परेशान नहीं करेंगे आपस में। ओके भाई। मराठा प्रति वर्ष सम्राट को 10 लाख क्या देंगे भाई? रुपए देंगे, यानी कि उसका खिराज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खिराज कहते हैं। और साहू जी की माता रिश्तेदारों को क्या कर दिया जाएगा भाई? रिहा कर दिया जाएगा। ओके भाई। तख्ता पलट के बाद शासक रफी उद रजत इस संधि का क्या कर लिया जाएगा? स्वीकार कर लिया। ओके। और रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। किसने भाई? रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का क्या कहा है साथियों? मैग्ना कार्टा कहा है। बालाजी विश्वनाथ का कान्होजी आंगड़े से मधुर संबंध था, जो मराठाओं के स्थापित एवं निर्णायक क्या हुआ साथियों? सिद्ध हुआ। आगे देखिएगा। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी ने उसके बड़े पुत्र बालाजी, यानी कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज जो थे, साहू जी जो थे, उनके जो यानी कि बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को क्या कर दिया जाता है साथियों? नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रथम पेशवा कौन हुआ? तो प्रथम पेशवा कौन हुआ? बाजीराव विश्वनाथ। कौन हुआ साथियों? बाजीराव विश्वनाथ। बाजीराव विश्वनाथ की जैसे ही भाई 1720 में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। 1720 में बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो बड़ा पुत्र होता है उसका नाम होता है बाजीराव प्रथम। क्या होता है? बाजीराव प्रथम। उसको क्या साहू जी, ओके, साहू जी नाम मात्र के शासक, अभी पेशवाओं का जलवा, ओके, वो क्या बन जाते हैं साथियों? प्रथम द्वितीय क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं। तो उनकी शासन अवधि देखिएगा दोस्तों। पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। ओके, देखिएगा। बाजीराव प्रथम ने साहू से कहा कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए। हमारी सत्ता अटक से कटक तक होगी। कहां से साथियों? अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। ओके, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही, क्या पदशाही साथियों? हिंदू पदशाही, हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसके तहत हिंदू शासकों को एकजुट करने का क्या किया साथियों? प्रयास किया। मैं इनके बाजीराव जो प्रथम रहेगा उनके सारे कर्म बिंदुओं को बताऊंगा कि किस तरह इसने भाई मुगल शासक जो थे उनने हिंदू जनता को किस तरह से परेशान कर दिया था साथियों, और जो जनता के साथ में जो हिंदू शासक थे उनको भी किस तरह भाई डरा के रखा था। लेकिन बाजीराव प्रथम ने ऐसी एक क्रांति साबित की भाई कि भारतीय जो जनमानस रहे या भारतीय जो हिंदू राजा रहे उनमें भी किसकी स्वतंत्रता जाग जाए भाई? एकदम स्वतंत्रता जाग जाए कि हम हिंदू हैं और हमें क्या चाहिए साथियों? स्वराज्य चाहिए। ओके, अब देखिएगा दोस्तों कि इन्हें हिंदू पदशाही के आदर्श प्रचार से क्या किया और इसके तहत हिंदू शासन को क्या करने का प्रयास किया साथियों? इन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया। आगे देखिएगा। इसी संदर्भ में उसने छत्रसाल बुंदेला की सहायता से मुगलों तथा रोहिल्लों को छीने गए प्रदेशों को भी क्या ले लिया साथियों? वापस कर लेते हैं। कौन भाई? बाजीराव प्रथम साथियों। ओके, आगे देखिएगा। इसी समय बाजीराव की मुलाकात किससे होती है साथियों? मस्तानी से होती है। ओके, आपने मूवी भी देखी होगी साथियों, ओके, जिसमें बाजीराव प्रथम का कैरेक्टर किसने किया है साथियों? रणवीर सिंह ने, और रणवीर सिंह की पत्नी यानी कि मस्तानी का रोल इसने किया है साथियों। ओके, आगे देखो दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखें। 1724 में निजाम उल मुल्क और शंकुर खेड़ा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिक खां, क्या नाम है? मुबारिज खां को शिकस्त दी भाई इन्होंने। ओके, और इसके बाद बाजीराव की सहायता से अभी तक निजाम प्रति उसके तटस्थता नीति अपनाई गई। ये तो आप ये याद रखिएगा कि भाई मुगल सूबेदार मुबारिज खां को इन्होंने क्या कर दी भाई? शिकस्त दे दी, पराजित कर दिया। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट
अब भाई बाजीराव प्रथम के बारे में, यानी कि इनका किससे संघर्ष होगा भाई, निजाम से। ओके, आप देख सकते हो कि 1731 में वारणा की संधि के तहत कोल्हापुर के शासक सतारा के अधीनस्थ बाजीराव प्रथम की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई साथियों, ये बिंदु देख सकते हो। ओके, देखिएगा निजाम से किस प्रकार चौथ और सरदेशमुखी के प्रश्न पर हैदराबाद बाजीराव के बीच मुख्यतः कितने संघर्ष हुए साथियों, 2 संघर्ष होते कि भाई जो जनता से जो वसूला जाता है कि जीती हुई प्रदेशों की जो धनराशि है उसका 1/4 कौन रखेगा और 1/10 किस तरह से किसी प्रदेश की किस तरह से रक्षा करनी है, 1/10 किस तरह रखा जाएगा। ओके, ये चौथ और सरदेशमुखी का वो है, आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ। 1728 में कौन सी में भाई, 1728 में पालखेड़ा का क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है, जिसमें निजाम क्या हुआ साथियों, पराजित हुआ। ओके, और उसे मुंगी शिवगांव, कौन सी भाई, मुंगी शिवगांव की संधि करनी पड़ी उस निजाम को। ओके, और 1737 से 38 का भोपाल का युद्ध होता है, यहां भी निजाम को क्या करना पड़ा भाई साथियों, मतलब यहाँ का जो निजाम था वो भी क्या हुआ साथियों, परास्त हुआ। और उस समय दुरही सराय की क्या करनी पड़ी साथियों, संधि करनी पड़ी। ये सारे काम कौन कर रहा है भाई, बार बार जहां भी जीत रहा है वहां फतेह कर रहा है, कौन विजय हो रहा है साथियों, बाजीराव प्रथम। ओके, आगे देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट। अब भाई पेशवा बालाजी बाजीराव के बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल रहेगा। नाना साहब के नाम से ये जाने जाते हैं, नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, आप देख सकते हो साथियों। 1785 में संगोला की संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया साथियों, यानी कि संगोला की संधि के बाद 1750 में संगोला की संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य की क्या बन गया साथियों, रीढ़ बन गया। क्या अब ये ही क्या है, सर्वोच्च है। ओके साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, कि यह अपनी राजधानी सतारा से कहां ले गया साथियों, जो प्रारंभिक राजधानी जहां पे जागीर थी किसकी भाई, वीर शिवाजी की जो जागीर मिली थी ना पूना, उस पे ये अपनी क्या बना देता है, राजधानी बना देता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां रखी साथियों, रायगढ़ रखी। ओके, लेकिन कौन भाई साथियों, नाना साहब यानी कि बालाजी बाजीराव अपनी राजधानी क्या बना लेता है, पूना बना लेता है। ओके साथियों, और ये साहू जी की राजधानी थी सतारा की, और 2 पेशवाओं की भी ये रही। ओके, आगे देखिएगा। इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम क्या हुआ साथियों, विस्तार हुआ। मालवा बुंदेलखंड तक क्या कर लिया इन्होंने, अपना अधिकार कर लिया। तंजौर को भी क्या कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। सबसे बढ़कर ये राजपूत क्षेत्रों से भी चौथ वसूलने लगे साथियों। ओके, जो जहां पे राजपूत कौम ज्यादा थी, राजस्थान क्षेत्रीय कुछ भाग भाई, वहां से भी क्या करने लगे, चौथ वसूलने लगे साथियों। उनके जीते हुए हिस्से को क्या करने लगे भाई, हमेशा के लिए चौथ वसूलने लगे। ओके, आगे देखिएगा। इसने भाई हिंदू पद पातशाही धर्म का क्या किया साथियों, उल्लंघन किया। अब कैसे क्या कहलाता है ये आगे देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। आगे देखिएगा दोस्तों। अब अच्छा, इनका जो निजाम है भाई, अलग अलग क्षेत्रों के जो निजाम है, ओके, जो नवाब है उनसे किस प्रकार से संघर्ष रहेगा। 1752 में निजाम को क्या कर दिया साथियों, इन्होंने सशक्त दे दी और निजाम को भलकी की क्या करनी पड़ी साथियों, संधि करनी पड़ी। 1757, कौन सा 57 साथियों, 1757 में इसी समय प्लासी का युद्ध होगा फिर। ओके, 1757 में उसने निजाम को सिंदरखेड़ के युद्ध में क्या कर दिया साथियों, हराया। और 1760 में उदगीर के युद्ध में निजाम पुनः क्या कर दिया, परास्त हुआ। ओके, इसने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में भी क्या की थी साथियों, सहायता की थी। ये वजीर बनाने में, इमाद उल मुल्क को भी इन्होंने वजीर बनाने में क्या की थी साथियों, सहायता की थी। ये तो इनके बिंदु है, देखिएगा। और अब भाई इसी समय पे जब ये शासक होते हैं, यानी कि पेशवा बाजीराव शासक होते हैं, उसी समय पे एक युद्ध होता है 1761 में। ओके, ये पानीपत के किस युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्रथम युद्ध के, पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना गया दोस्तों। ओके, आप देख सकते हो साथियों कि पानीपत का तृतीय युद्ध, एक तो अफगान जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, कौन था साथियों, अहमद शाह अब्दाली। ओके, और मराठों के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध का मुख्य कारण था कि अफगान अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना क्या कर दिया था साथियों, प्रतिनिधि। ओके, यानी कि राजकुमार तैमूर को वो पंजाब का क्या कर देते हैं कि ये भाई नेतृत्व करेगा पंजाब का। कौन भाई, महमूद शाह अब्दाली क्या कर देता है, वहां पे नियुक्त कर देता है। ओके, अगला देखिएगा, मराठों ने उसे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और असंतुष्ट अब्दाली ने पुनः क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मराठों की क्या हो जाती है साथियों, पराजय होती है। ओके, इस युद्ध के नेतृत्व बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव भाऊ ने किया था। उनके चचेरे भाई थे साथियों सदाशिव राव भाऊ, और पेशवा पुत्र यानी कि पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। जो अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है, तृतीय पानीपत का युद्ध, उसमें भाई। ओके, आगे देखिएगा, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और नजीबुद्दौला रोहिले का नवाब, और हाफिज रहमत खां और दुद्दी खां और सादुल्ला खां किसका साथ दिया था भाई, अहमद शाह अब्दाली। ओके, जो अफगान का था उसका साथ दिया था। ओके, और मराठों की ओर से तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था साथियों, इब्राहिम गादरी ने किया था। और आपको पता होगा साथियों कि ये जो पेशवा का पुत्र था विश्वास, क्या साथियों, विश्वास जो था, विश्वास राव, वह भी क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और सदाशिव भाऊ भी इसमें क्या हो जाते हैं साथियों, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आगे के बिंदु देखिएगा, प्रमुख और अंतिम पड़ाव साथियों। इस युद्ध का आंखों देखा हाल काशीराम पंडित ने किया है साथियों। मराठों की पराजय की सूचना पेशवा बाजीराव को काशीराम पंडित ने इन शब्दों में दी कि 2 हीरे नष्ट हो गए और 27 स्वर्ण मुद्राएं खोदी गई, और नष्ट हुई चांदी तांबे की गणना की नहीं जा सकती। ओके, अर्थात युद्ध के दौरान सदाशिव बाहू और विश्वास राव तथा अनेक मराठा योद्धा मारे गए साथियों। और देखिएगा हार का कारण क्या था। तृतीय पानीपत युद्ध जो 1761 में होता है, वह हार का कारण क्या था, देखिएगा दोस्तों। सदाशिव बाहू का व्यवहार, जिससे मल्हार राव होलकर जैसा अनुभवी सरदार भी क्या था साथियों, असंतुष्ट था। गुरिल्ला युद्ध नीति की जगह कौन सी प्रत्यक्ष नीति अपनाई साथियों। ओके, ये भी एक कारण रहा। तोपों का भारी होना, और साथ ही स्त्रियों का क्या भाई इसमें अभियान, यानी कि युद्ध में भी स्त्रियां ले जाने लगे थे, ये भी कहीं ना कहीं क्या था, हार का एक कारण रहा। अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शक्तियों की मदद मिली। ओके भाई, किंतु जो मराठा थे ना, उनकी किसी ने मदद नहीं की थी, केवल एक राजा था सूरजमल ने प्रारंभिक मदद के अलावा अतिरिक्त कोई क्या नहीं करता साथियों, मदद नहीं करता है। इस युद्ध में इस युद्ध में कुछ भी नहीं मिली। अच्छा, इस युद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव रहा, देखिएगा। इस युद्ध में यह निर्णय नहीं हुआ कि कौन भारत का शासन करेगा, किंतु यह तय कर दिया गया कि कौन शासक नहीं करेगा। ओके, देखिएगा 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई, और इस युद्ध में मराठाओं को और क्या कर दिया साथियों, कमजोर किया, और साथ ही अंग्रेजों के प्रभुत्व का मार्ग क्या हो गया साथियों, खोला गया। क्योंकि मुगल भी कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं, और मराठाओं की जो शक्ति थी वो क्या हो जाती है इस युद्ध के बाद, कम हो जाती है। और किसका प्रभुत्व प्रारंभ हो जाएगा साथियों, अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रारंभ हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।